नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो के अंदर हम इंडियन ओशन रीजन के चेंजिंग डायनेमिक्स के ऊपर काफ़ी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि रिसेंटली जो भी इवेंट्स हो रहे हैं इंडियन ओशन रीजन के अंदर, अगर आप उन इवेंट्स को देखोगे तो आप साफ समझ सकते हो कि किस तरीके से बहुत तेज़ी से इंडियन ओशन रीजन के डायनेमिक्स चेंज होते जा रहे हैं। अगर हम यूएस की बात करें तो यूएस एक बहुत ही लीस्ट पावरफुल कंट्री हो चुकी है इंडियन ओशन रीजन के अंदर। जो यूएस एक अच्छी पकड़ इस रीजन में रखता था, वो अब एकदम लीस्ट रेलेवेंट कंट्री हो चुकी है, जिसको हम डिस्कस भी करेंगे क्यों वो लीस्ट रेलेवेंट कंट्री मैं उसको बोल रहा हूँ। इंडिया तो है ही एक बहुत ही पावरफुल कंट्री इस पूरे रीजन की, क्योंकि ऑब्वियसली इंडिया ही प्रेजेंट है यहाँ पर, सबसे ज़्यादा बाउंड्री भी इंडिया के पास है। तो इस रीजन की सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री तो इंडिया बनती है। चाइना को भी देखा जा रहा है कि चाइना इज ऑल्सो कमिंग आउट ऑफ दिस रीजन, उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसमें कुछ नई कंट्रीज, टर्की जैसी कंट्रीज जो हैं, वो ऑफिशियली इस पूरे रीजन के अंदर एंटर करना चाह रही हैं। और जिस तरीके से वो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर रही हैं, ऐसा लग रहा है कि वो इंडियन ओशन रीजन में एंटर कर भी जाएंगी। और अगर वो एंटर करती हैं तो भारत के लिए पूरी सिचुएशन जो है वो कैसे ट्रिकी होती है, ये सारी चीज़ आज हम इस वीडियो के अंदर में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, पाकिस्तान खुद को बोलता तो है, पाकिस्तान के ऊपर बहुत कम, थोड़ा बहुत डिस्कशन रखें, क्योंकि वो उतना रेलेवेंट नहीं है इस पूरे रीजन में, और मैं आपको समझाऊंगा क्यों। तो बाकी सारी कंट्रीज जो रेलेवेंट हैं इस पूरे रीजन के अंदर, उनके बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में। खास तौर से पूरा जो अपना डिस्कशन का पॉइंट है वो इंडिया और टर्की और इन कंट्रीज़ के ऊपर रखेंगे। बट वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी 2026-27 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। अनअकैडमी ने अपनी सब्सक्रिप्शन फीस को बहुत कम कर दिया है। सिर्फ 19,999 के प्राइस में आप अनअकैडमी के सभी कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हो यूपीएससी सीएससी से रिलेटेड। और ये जो ऑफर है लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए। सबसे बड़ी बात है कि इसमें अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स, इस सब्सक्रिप्शन फीस में अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसे एजुकेटर्स यहाँ पर आपको पढ़ा रहे होंगे। और सबसे खास बात है कि आपको इसमें एक कंप्लीट मेंटरशिप सपोर्ट, पूरा कंप्लीट मेंटरशिप सपोर्ट मिलता है। चैट लाइव सेक्शन, लाइव क्लास में आप पूरा चैट कर सकते हो, आप अपने एजुकेटर से इंटरेक्ट कर सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो। इस तरीके की सारी जो सुविधाएं हैं वो यहाँ पर आपको इस बैच के अंदर मिलती है। आपको टेस्ट सीरीज़ भी यहाँ पर कवर किया जाता है। इसमें आप मेंस की जो टेस्ट सीरीज़ लिखते हो उसका पूरा इवैल्यूएशन भी होता है। ये सारी चीज़ें आपको इस बैच के अंदर ज़रूर से ज़रूर मिल जाएंगी। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक। अब देखिए क्या है कि यहाँ पर एक बात समझने वाली है कि टर्की लगातार कोशिश कर रहा है कि वो इंडियन ओशन रीजन में आ जाए। और ये आपको सीधी तौर पर दिख सकता है कि जिस तरीके से टर्की ने अपना इंटरेस्ट मालदीव्स के अंदर दिखाया है रिसेंट टाइम्स में, जिस तरीके से टर्की ने अपना इंटरेस्ट पाकिस्तान में दिखाया है, इससे साफ समझ में आता है कि कहीं ना कहीं टर्की जो है वो इंडियन ओशन रीजन के अंदर में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हो चुका है। देखिए, शुरू में अगर आप मालदीव्स को देखो, अभी जो मोहम्मद मुइज़्ज़ू है, मोहम्मद मुइज़्ज़ू की सरकार जब बनी थी तो आपको पता है कि वो इंडिया के साथ पूरा क्लैश, और इंडिया के साथ पूरे क्लैश होने के बाद साफ बात ये सामने आ चुकी थी। ऑल्दो बाद में उन्होंने अपनी बातें बोली थी, जो चीज़ किया था, अपने इंस्टांसेस को थोड़ा ठीक किया जब टूरिज़्म पर बट्टा बैठने लगा। बट उनको एक चीज़ समझ में आई, मोहम्मद मुइज़्ज़ू को पूरी तरीके से आप एक चाइना अलाइंड प्रेसिडेंट देख सकते थे मालदीव्स का। तो मोहम्मद मुइज़्ज़ू चाइना अलाइंड प्रेसिडेंट थे। लेकिन ऐसा भी देखने को मिल रहा है, जो चेंजिंग डायनेमिक्स है, कि चाइना जो है वो कहीं ना कहीं इंडियन ओशन रीजन को थोड़ा सा इग्नोर करना शुरू कर चुका है। वो पैसिफिक ओशन के ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस रिसेंट टाइम्स में चाइना का देखा गया, और कहीं ना कहीं वो इंडियन ओशन रीजन को थोड़ा सा इग्नोर करने लगा है। और अगर चाइना ये इग्नोर कर रहा है इंडियन ओशन रीजन को, तो यहाँ से कहीं ना कहीं मालदीव्स के थ्रू या पाकिस्तान के थ्रू टर्की को एक अच्छी पोजीशनिंग जो है वो टर्की को लगातार मिल रही है कि वो इंडियन ओशन रीजन में घुस पाए। और इंडियन ओशन रीजन में क्या टर्की इंडिया को चैलेंज कर पाएगा? जिस तरीके से चाइना काउंटर कर रहा है, तो क्या चाइना और टर्की मिल करके अब इंडिया को काउंटर करेंगे? वो एक थोड़ा सा देखने वाली सिचुएशन है। अब ये जो पूरी सिचुएशन मैंने आपको बताई कि ऐसा ऐसा डायनेमिक्स चेंज हो रहा है, ये पता कैसे लग रहा है? सबसे पहले तो कंटेक्स्ट पूरी इस वीडियो का सेट कर लेते हैं, और कंटेक्स्ट सेट करना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। तो देखिए हुआ क्या, रिसेंट में आप कोई भी इवेंट देख लीजिए इस पूरे रीजन का, तो वहाँ से कंटेक्स्ट आपको समझ में आ जाएगा। तो वैसा ही सबसे रीसेंट इवेंट पर हम आते हैं। मालदीव्स के अंदर विक्ट्री डे परेड था, और ये विक्ट्री डे परेड जो है वो 3 नवंबर को मालदीव्स में सेलिब्रेट किया जाता है। विक्ट्री डे परेड क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, पहले तो यही समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, इस विक्ट्री डे परेड में मालदीव्स को भारत का साथ मिला था। 1988 में ऑपरेशन कैक्टस भारत ने यहाँ पर कंडक्ट किया था, और इस ऑपरेशन कैक्टस से जो तमिल ईलम ग्रुप था, जो तमिल ईलम राजीव जी गांधी जी जिनके खिलाफ अपनी पीस फोर्स उन्होंने श्रीलंका में भेजी थी, ठीक समझ लो, वही तमिल ईलम फोर्स वहीं श्रीलंका से शुरू हुआ, और वो लिंक्ड तमिल ईलम फोर्स जो है वो मालदीव्स में भी आ चुका था। और मालदीव्स में ये तमिल ईलम फोर्स बहुत स्ट्रांग हो चुकी थी। इवन कहा जाता है कि उस समय की जो सरकार थी
वहाँ उसकी सरकार को बस ये तमिल ईलम फोर्स इतनी ताकतवर थी कि उसको गिराने वाली थी, कू करने वाली थी, लेकिन तब तक इन लोगों ने सपोर्ट भारत से मांगा और भारत ने वहाँ पर ऑपरेशन कैक्टस कंडक्ट किया और इस पूरे तमिल ईलम फोर्स को वहाँ से रिमूव किया, उनको एलिमिनेट किया। और इसी के उपलक्ष्य में विक्ट्री डे सेलिब्रेशंस हर साल मालदीव्स में मनाया जाता है नवंबर 3 को। तो मोहम्मद मुइज़्ज़ू भी इस सेलिब्रेशन को सेलिब्रेट कर रहे थे। और इसमें क्या होता है, विक्ट्री डे परेड में आप दो चीज़ें करते हो। ऐसे आपने चाइना का विक्ट्री डे परेड देखा होगा, तो चाइना ने उसमें क्या किया, एक स्टेज सेट किया। स्टेज सेट करके बताया कि देखो हमारा एक ग्रुपिंग है, अब हम ये सारी कंट्रीज़ हम साथ में हैं, जिसमें उन्होंने रशिया को दिखाया, नॉर्थ कोरिया को दिखाया। तो आप समझिए कि उसी तरीके से हर कंट्री को करने की कोशिश करती है। तो दो चीज़ हर कंट्री करती है अपने विक्ट्री डे सेलिब्रेशंस में। पहली चीज़ कि वो अपने पार्टनर्स को दिखाती है कि हम कंट्री, मेरी जो कंट्री है वो किन लोगों के साथ पार्टनर कर रही है, कौन सी कंट्रीज़ वो हैं जो मेरा सपोर्ट करेंगी वॉर के टाइम में, दुनिया भर की ऐसी चीज़ें, एक मैसेजिंग वाला चीज़ किया जाता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर क्या होती है कि आप अपना मिलिट्री माइट दिखाते हो। इन्हीं दोनों चीज़ों को जब आप एनालाइज करोगे आपको साफ समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से डायनेमिक्स इंडियन ओशन रीजन के चेंज हो रहे हैं। अब देखिए टेक्निकली अगर देखा जाए तो भारत ने इस पूरे विक्ट्री डे सेलिब्रेशंस में मदद किया था मालदीव्स का। मालदीव्स पूरा विक्ट्री डे सेलिब्रेशन मना ही इसीलिए पा रहा है क्योंकि भारत ने मदद किया था। लेकिन जितनी तवज्जो भारत को मिलनी चाहिए थी उतनी तवज्जो भारत को दी नहीं। और उसी तरीके का जो रिस्पॉन्स टर्की की तरफ उन्होंने दिखाया, इवन चाइना की तरफ भी वो रिस्पॉन्स नहीं दिखाया जो रिस्पॉन्स उन्होंने टर्की की तरफ दिखाया। कहीं ना कहीं उस रिस्पॉन्स से साफ साफ ये बात समझ में आती है कि विक्ट्री डे सेलिब्रेशंस में टर्की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्री इस टाइम पर मालदीव्स के लिए बन चुकी है और उसके तमाम कारण हैं। अब मोहम्मद मुइज़्ज़ू इस चीज़ को करने वाले पहले मालदीवियन प्रेसिडेंट भी बन चुके हैं जिन्होंने भारत के ही सारे एफर्ट्स को बिल्कुल नकार दिए। उन्होंने भारत के सारे एफर्ट्स को मानने से इनकार कर दिया, या कह सकते हो कि उसको पूरी तरीके से, जो भारत ने न्यूट्रलाइज किया था पूरे को उसको पूरी तरीके से उन्होंने इग्नोर किया। और यहाँ पर पूरी तरीके से वो टर्की के तरफ दिखे। फ्रंट रो में सब सारे जो एनवॉयज़ हैं सारी कंट्री के वो बैठे हुए हैं। उसमें आपको एक साइड पर इंडिया के एनवॉय दिखेंगे, दूसरी वाले छोर पर आपको चाइना के एनवॉय दिखेंगे, दोनों एकदम कोने कोने में। और टर्की के प्रेसिडेंट, टर्की के एनवॉय जो है वो आपको बिल्कुल बगल में बैठे हुए मिलेंगे। इसी से समझ में आता है, सीटिंग से समझ में आता है कि जो इंपॉर्टेंस टर्की को दी जा रही है वो इंपॉर्टेंस इवन चाइना को भी नहीं मिल रही है। और इंडिया को तो खैर, इंडिया के तो एंटी इंडिया हैं ही मोहम्मद मुइज़्ज़ू, शुरू से रहे हैं। भले उन्होंने अपना कितना भी इंस्टांस चेंज किया हो, लेकिन वो शुरू से एंटी इंडिया रहे ही हैं। अब देखिए दूसरी चीज़ यहाँ पर, ये चीज़ और भी कैसे प्रूव होती है। इंडिया ने मालदीवियन कोस्ट गार्ड की शिप है हुरावी शिप को रिफिट करके मालदीव्स को गिफ्ट किया। और गिफ्ट किया, यहाँ पर आपको तस्वीर दिखाई भी दे रही होगी, हुरावी वेसल है। यहाँ पर हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी बैठे हुए हैं और इस कवर को हमने काफ़ी कवर भी किया था कि अब मालदीव से हमने रिलेशंस जो है वो ठीक करने जा रहे हैं। मालदीव में फ्लड आया, मालदीव में फ्लड के समय पर पूरी जो सपोर्ट है वो भारत की तरफ से दी गई। टूरिज्म में भी सपोर्ट भारत जो है हमेशा मालदीव को देता आया, लेकिन फिर भी मालदीव एंटी इंडिया हरकतें जो है वो करता ही रहता है। तो हुरावी शिप दी गई। तो अपना जब मिलिट्री माइट दिखा रहे थे मोहम्मद मुइज़्ज़ू, तो कहीं ना कहीं उनको इस हुरावी शिप को भी डिस्प्ले पर लगाना चाहिए था, लेकिन ये चीज़ पूरी तरीके से वहाँ पर गायब रही। दूसरी तरफ वहीं टर्की ने जो उनको नेवल वेसल गिफ्ट किया था जिसका नाम ध्रुवंता है, उस ध्रुवंता को उन्होंने डिस्प्ले पर लगाया हुआ था। और इससे भी एक चीज़ समझ में आती है किस तरीके से टर्की को पूरी छूट मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने अपने मालदीव्स के अंदर में दे दी है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ भी मोहम्मद मुइज़्ज़ू को इस चीज़ के लिए किया गया। देखिए तब भी जब वो एंटी इंडिया स्टेटमेंट दे रहे थे तब भी क्रिटिसाइज़ किया था एक ग्रुप ने, बहुत बड़े ग्रुप ने, कि भाई आप गलत कंट्री से पंगा ले रहे हो, इस कंट्री की वजह से आपका देश एक तरीके से चल रहा है। खैर फिर से उनको काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया गया कि ये ध्रुवंता के ऊपर जो तुम कूद रहे हो, जो टर्की से आ रहा है, ये आपके लिए तो अनअफोर्डेबल है, आप इसके ऊपर कूद क्यों रहे हो, आपके लिए आप यही अफोर्ड कर सकते हो, आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आपको हुरावी के ऊपर ही फोकस करना चाहिए। ये तो सिर्फ नेवल वेसल्स की बात हुई। अगर हम एयर फोर्स में भी बात करें तो मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने अपना जो मालदीवियन नेशनल डिफेंस फोर्स का उद्घाटन किया, उसमें इन्होंने उद्घाटन 2 टर्की ड्रोन से किया। टर्की ने जो 2 ड्रोन्स दिए हुए थे, वही जो समझ लो पाकिस्तान को जो ड्रोन्स देता है वो वैसे ही 2 ड्रोन्स किए हुए थे, उससे इन्होंने उद्घाटन किया। 3 और ड्रोन्स डिस्प्ले पर लगे हुए थे। ये वही 3 ड्रोन्स हैं जो इतनी गरीबी में होने के बाद भी मालदीव्स ने खरीदा था, बहुत हाई प्राइस पर जा करके टर्की से खरीदा था। उसको भी लेकर के काफ़ी क्रिटिसिज्म ऑल्दो उनका हुआ। उन 3 ड्रोन्स को भी इन्होंने डिस्प्ले पर लगाया हुआ था और उन्हीं के प्रेसिडेंट के प्रेजेंस में इन्होंने मालदीवियन नेशनल डिफेंस फोर्स का उद्घाटन भी किया। अब देखिए क्या है कि ये सारी चीज़ें साफ साफ ये दिखाती हैं कि किस तरीके से टर्की मालदीव्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। बात आप कहोगे चाइना कहाँ गया, चाइना सबसे इंपॉर्टेंट हुआ करता था, अब चाइना कहाँ है। तो देखिए चाइना ने, जब से चाइना को
काफ़ी चाइना ने इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कर दिया है कई सारी कंट्रीज़ के अंदर। श्रीलंका में चाइना ने इन्वेस्टमेंट किया, मालदीव्स में इन्वेस्टमेंट किया, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट किया और बाकी जगहों पर इन्वेस्टमेंट वो करता ही रहा। लेकिन उस इन्वेस्टमेंट में उसको खास तौर से एशियन प्रोजेक्ट्स में, इस इंडियन ओशन रीजन में काफ़ी नुकसान हुआ, और सबसे बड़ा नुकसान तो पाकिस्तान की वजह से हुआ। दूसरी चीज़ ये भी होती है कि कई बार आप किसी को सपोर्ट करते हो, उनको कंटिन्यूस सपोर्ट चाहिए, वन टाइम सपोर्ट से उनका काम नहीं चलता, और उस कंटिन्यूस सपोर्ट के लिए वो दूसरी कंट्रीज़ की तरफ कई बार मूव भी हो जाते हैं, जो पाकिस्तान सबसे बड़ा एग्जांपल है कि अभी तक खाना खिलाते आ रहा था चाइना, एकदम से खाने की कमी हुई, वो सीधा यूएस के घर पर पहुंच गए, यूएस के घर के दरवाजे के बाहर कटोरा लेके बैठ गए कि भाई तुम हमें खाना दे दो, कोई बात नहीं, अब से हम तुम्हारी गुलामी करेंगे। तो ये इन कंट्रीज़ के साथ बहुत बड़ी समस्या रहती है, इसकी खुद की डेवलपमेंटल इकॉनमी नहीं है, वो कंट्रीज़ इस तरीके से ही अपनी जीविका कर रही होती हैं। तो ऐसी कंट्रीज़ में पैसा लगाने से अब चाइना बचना शुरू हो चुका है, अब उसको इग्नोर भी करने लगा, और चाइना में खुद की कंट्री की भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा करीबी दिख रही है मालदीव्स की, मुइज़ू, जिस तरीके से मुइज़ू के अंडर में मालदीव्स जो है वो अपना पूरा फोकस दिखा रहा है टर्की के ऊपर, ये इंडियन ओशन रीजन के लिए बहुत सारे सवाल खड़े कर रही है। अब देखिए, इस इंडियन ओशन रीजन में इंडिया तो एक परमानेंट प्लेयर है ही, पाकिस्तान खुद को एक परमानेंट प्लेयर क्लेम करता है, लेकिन मैं पाकिस्तान को नहीं मानता। आप मानते कि नहीं मानते आप बता दीजिएगा, लेकिन पाकिस्तान कोई बहुत ऐसा सिग्निफिकेंट प्लेयर इस पूरे रीजन में नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के पास अगर मिलिट्री माइट की बात करें तो वो कहीं पर एग्जिस्ट नहीं करता है। और उसके बाद अगर हम यूएस की बात करें तो यूएस जो है, यूएस का प्रेजेंस जो है, जब से इंडिया से रिलेशन ख़राब हुए हैं तो यूएस भी का भी प्रेजेंस नदारत है। अगर हम इस पूरे रीजन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर ये पूरा इंडियन ओशन रीजन का मैप है। इसमें अगर इंपॉर्टेंट कंट्रीज आप देखो जो यहाँ पर प्रेजेंट हैं और जो इस पूरे रीजन को चलाती हैं, इसमें आपको मोस्टली जगह पर, क्योंकि इंडिया का तो खुद का ही बाउंड्री इतना बड़ा है, तो वो आपको हर जगह पर इंडिया यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उसके बाद यहाँ पोर्ट ब्लेयर, उसके बाद आपको यहाँ पर इंडिया जो है मडागास्कर, सीचेल्स, इन सब जगहों पर इंडिया दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ अगर आप चाइना को देखो तो चाइना के भी ठीक ठाक प्रेजेंस अभी तक रहा है, अब भले उन्होंने इग्नोर करना शुरू किया। तो पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट सबको पता है, श्रीलंका के अंदर दोनों पोर्ट, कोलंबो पोर्ट और उसके साथ हम्बनतोता पोर्ट, उसके बाद आपको पता है कि बांग्लादेश में, म्यांमार में भी, और फिर उसके बाद चाइना तो खुद है ही। तो चाइना का भी आपको स्ट्रैटेजिक प्रेजेंस काफ़ी मिल जाएगा इस पूरे इंडियन ओशन रीजन के अंदर। यूएस सिर्फ एक जगह प्रेजेंट है इस पूरे रीजन में, वो है ये डिएगो गार्सिया जो पूरा आइलैंड है जो कि मॉरिशस के अंडर आता है। यहाँ पर ऑफिशियली एंड टेक्निकली यूएस प्रेजेंट है, और कह सकते हो आप कि यहाँ पर भी जिबूटी में भी यूएस प्रेजेंट है। खैर जिबूटी में तो सारी कंट्रीज प्रेजेंट हैं, कभी इसके ऊपर अलग से बात करेंगे। तो यूएस का प्रेजेंस कम है। अब इंडिया की वजह से यूएस को ऑलरेडी यहाँ पर मिल तो जाता था, एक पूरा काउंटर कर पाते थे चाइना को, लेकिन अब इंडिया से भी रिलेशन खराब हो चुका है, तो यूएस टेक्निकली यूएस इज ओवर फ्रॉम दिस रीजन। और चाइना की अगर हम बात करें तो चाइना ने कहीं ना कहीं इस पूरे रीजन से अपना मुख मोड़ लिया है, और चाइना स्टार्टेड टू लुक ईस्ट, उसने पैसिफिक में देखना शुरू कर दिया है, क्योंकि उसको ये रीजन काफ़ी अनस्टेबल लगता है। अब आप इस रीजन को देखिए तो इस रीजन में चाइना को ऐसा लगता है कि ये रीजन बहुत अनस्टेबल है ट्रेड के लिए। भाई कोई भी अपना पूरा फोकस जो है वो ट्रेड पे ही चाहता है। ये अब आप पूरा इस तरीके का रीजन देखिए तो यहाँ पर चाइना को ये बहुत ही अनस्टेबल रीजन लगता है। कारण सिंपल है, सोमालिया में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, सोमालिया में अपनी लड़ाई है, सोमालीलैंड, सोमालियन की अपनी लड़ाई है, कई सारे मिलिशियाज बन चुके हैं, वेसल का यहाँ से पास होना बहुत मुश्किल है, सोमालियन पायरेट्स जो है वो परेशान किए रहते हैं। उसके बाद दूसरी तरफ आपको सूडान के अंदर में प्रॉब्लम दिखाई देगी, फिर उसके बाद आपको यमन में प्रॉब्लम दिखाई देगी। यमन में आपको पता ही है यहूदी रिबेल्स हैं जिनको ईरान चला रहा है। ईरान पूरी तरीके से इस मिडिल ईस्ट को पूरी तरीके से बर्बाद करता है। ईरान इस पूरे मिडिल ईस्ट में अपना प्रभाव छोड़े रहता है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि अब आप देखिए इस पूरे रीजन के अंदर समस्याएं की समस्याएं हैं, और इसीलिए चाइना नो मोर इज इंटरेस्टेड इन टू द इंडियन ओशन रीजन, ऐसा देखा जा रहा है। जो इवेंट्स बताते हैं कि अब चाइना इंडियन ओशन रीजन को इग्नोर करना शुरू कर चुका है। यूएस जब तक इंडिया था तब तक यूएस वहाँ पर प्रेजेंट था। अब यूएस एक बहुत ही छोटी, बहुत ही लीस्ट कंट्री बन चुकी है, लीस्ट पावरफुल कंट्री आप कह सकते हो यूएस बन चुकी है। अब बचता है, आता है गेम में टर्की। टर्की कोशिश कहाँ से कर रहा है? अगर आप इस पूरे रीजन में स्कोप देखो कि इस पूरे रीजन में अगर आपको एंटर करना है तो एक ही स्कोप बचता है, हर जगह पर तो सब लोग हैं ही, एक स्कोप ऑफिशियल घुसने का बचता है, ये मालदीव्स। चाइना ने मालदीव्स को इसीलिए फोकस किया था, चाइना ने इसीलिए मालदीव्स को काफ़ी पैसे भी दिए, काफ़ी यहाँ पर इन्वेस्ट भी किया। लेकिन अब चाइना जब इग्नोर कर रहा है तो टर्की को ऑफिशियल एक यहाँ पर एंटर करने का मौका
इससे मिल रहा है, मालदीव से। अब आप कहोगे यार टर्की पाकिस्तान से भी तो एंटर कर सकता है। मैं आपको समझाता हूँ पाकिस्तान से क्यों नहीं टर्की एंटर कर सकता या क्यों एंटर करना नहीं चाह रहा है पाकिस्तान के थ्रू। उसके पीछे रीज़न है, उसके पीछे क्लैश का रीज़न है। अब देखिए, अगर हम चाइना और टर्की को कंपेयर करना शुरू करेंगे, क्या चाइना की जगह सच में टर्की इंडियन ओशन रीजन में ले पाएगा या क्या इंडिया को वो काउंटर कर पाएगा? तो देखिए, सबसे पहली बात थी चाइना को फर्स्ट मूवर एडवांटेज था। टर्की जो है वो काफ़ी लेट एंटर किया, लेकिन टर्की सेकेंड जो वेस्टर्न कंट्री है वो बन जाएगा ऑफिशियली इस पूरे रीजन में घुसने का। अब चाइना जो इस पूरे रीजन में एंटर करता है, चाइना का सिंपल सा तरीका था, और वो तरीका बहुत सिंपल था कि वो अपने आप को डेवलपमेंट पार्टनर कहता था उन सारी कंट्रीज़ का। चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी थी। चाइना ने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी के माध्यम से कई सारी कंट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट किया, जैसे उसने पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को डेवलप किया। उसके बाद उसने श्रीलंका में हम्बनतोता पोर्ट और कोलंबो पोर्ट सिटी को डेवलप किया, वहाँ पर काफ़ी पैसा लगाया। उसके बाद सेम जो है वो आप कुछ केसेस में बांग्लादेश के अंदर भी देख सकते हो, वहाँ पर भी उसने पैसा लगाया चाइना ने। ठीक इसी के पद चिन्हों पर टर्की भी निकल चुका है। एकदम इसी रूल को, एकदम इसी चीज़ को एज इट इज़ टर्की ने भी फॉलो करना शुरू कर दिया, और यही तरीका भी है। तो टर्की ने इंडियन ओशन रीजन में घुसने के लिए क्या किया है? टर्की ने दो तरीके से ये काम करना शुरू किया है। एक तो वो डिफेंस सेल्स कर रहा है पूरा। अगर आप देखो तो पाकिस्तान और भारत का मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उसमें टर्की ने पाकिस्तान को ड्रोन्स प्रोवाइड करना शुरू हुए। मालदीव्स के केस में मैं आपको बता ही चुका हूँ कि मालदीव्स में उन्होंने एक नेवल वेसल इनको गिफ्ट किया, और उसके बाद ड्रोन्स भी मालदीव्स को गिफ्ट किए टर्की ने। तो मालदीव्स को भी डिफेंस का सप्लाई जो दे करके वो ये काम करने की कोशिश कर रहे हैं। बांग्लादेश में भी कुछ हद तक टर्की यही सेम काम कर रहा है। अब देखिए, सिर्फ डिफेंस सेल से क्या वो एंटर कर पाएगा इस पूरे रीजन के अंदर? नहीं। तो डिफेंस सेल्स मान लीजिए उसको इंडियन ओशन रीजन में नहीं भी घुसना है, तब भी वो अपना डिफेंस सेल तो करता ही रहेगा, क्योंकि इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज हैं ये सब, और इंडिया को चैलेंज करना है टर्की को किसी भी तरीके से, तो वो डिफेंस सेल तो करता ही रहेगा यहाँ पर। लेकिन जिस तरीके से चाइना डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करता था, उसी तरीके से टर्की ने भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, अभी ठीक विक्ट्री डे परेड के बाद क्या हुआ कि मोहम्मद मुइज़ू कहाँ जाते हैं? मोहम्मद मुइज़ू हानकेडे टूरिज्म प्रोजेक्ट का जो पूरा मतलब बिजनेस था, इस पूरे हानकेडे टूरिज्म प्रोजेक्ट एक्चुअल में मालदीव्स का एक प्लान है अडू सिटी के अंदर। ये जो अडू सिटी है, इसके सदर्न एरिया में ये लोग हानकेडे टूरिज्म प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, जिसके अंदर ये लोग कई सारे 2 होटल्स बड़े बड़े बनाने वाले हैं, उसके अंदर विलास बनाने वाले हैं। इस तरीके का पूरा टूरिज्म के लिए लगभग 25,000 टूरिस्ट को ये पूरा प्रोजेक्ट होल्ड कर पाएगा, और इस तरीके की पूरी चीज़ मालदीव्स के अंदर करने पड़ रहे हैं। बीच पर विलास और ये सब चीज़ें इसमें बन रही हैं। कई लोगों को इससे रोज़गार भी मिल रहा है, कई सारी चीज़ें हैं। अब इस प्रोजेक्ट को टर्की को सीधा सीधा हैंडओवर कर दिया है यहाँ पर मालदीव्स ने। पहले ये प्रोजेक्ट जो है वो चाइनीज़ इन्वेस्टर के पास था, यानी कि चाइनीज़ फर्म के पास था। जब इबू सोली की सरकार थी तो वो चाइनीज़ फर्म को दिया गया था, लेकिन आपको पता ही है कि वो कुछ चाइनीज़ फर्म ने अभी तक कुछ भी काम नहीं किया था इस प्रोजेक्ट के ऊपर, और सरकार चली गई थी तो वो वैसे भी इंटरेस्ट वो लूज़ कर चुके थे। तो इस प्रोजेक्ट को के ऊपर उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया, वो एकदम रोक चुके थे इस प्रोजेक्ट को। वही प्रोजेक्ट उठा करके अब सीधा सीधा टर्किश इन्वेस्टर को यहाँ पर दे दिया गया है। मोहम्मद मुइज़ू जैसे पावर में आए तो 2023 में उन्होंने एक अग्रीमेंट साइन किया, इकोनॉमिक कॉपरेशन अग्रीमेंट मोहम्मद मुइज़ू ने साइन किया टर्की के साथ, और उसी के तहत ये प्रोजेक्ट टर्की को दे दिया गया है। तो इस तरीके से डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स में भी पैसा टर्की ने लगाना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ यही कुछ पाकिस्तान में भी करने की कोशिश है। पाकिस्तान में प्लान टर्की का है कि वो 1000 एकड़ का स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्रिएट करें। अब ये जोन कहाँ क्रिएट होगा, इसके ऊपर ही पूरी लड़ाई है। एक्चुअल में पाकिस्तान की सरकार चाहती कि लोग ये जो जोन क्रिएट करना चाहते हैं ये बलूचिस्तान में कर दें। टर्की को बहुत अच्छे से पता है कि बलूचिस्तान में अगर पैसा डाला तो पैसा डूब जाएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने चाइना को करते हुए देख चुका है। सीपेक प्रोजेक्ट जिस तरीके से मतलब अभी तक कुछ नहीं हो पाया उसमें, तो ठीक वही हालत कुछ यहाँ पर भी होगा। बलूचिस्तान में लड़ाई, खैबर पख्तूनख्वा में लड़ाई, वो सब चीज़ें तो हैं ही। तो इस वजह से अभी वो मतलब इस इन्वेस्टमेंट को काफ़ी रिस्की मान रहा है, और इसलिए पाकिस्तान में अभी कोई काम इसके ऊपर शुरू नहीं हुआ, अभी कोई डील साइन नहीं हुई है। लेकिन ये तो प्लान है ही इनका कि मतलब ये मालदीव्स में तो एंटर करेंगे, और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स मतलब मालदीव्स के अंदर शुरू हो चुके हैं। पाकिस्तान के थ्रू वो इसलिए भी नहीं एंटर करना चाहता टर्की, क्योंकि उनको पता है कि बालूचिस्तान में सिर्फ टर्की नहीं होगा। अगर टर्की घुसता भी है बालूचिस्तान में, वहीं पर सब कुछ है, तो वहाँ पर सिर्फ अकेले वो नहीं होंगे, वहाँ पर यूएस मौजूद है। यूएस ने ऑलरेडी $600 मिलियन की डील भी यहाँ पर पाकिस्तान के साथ कर दी है, एंड यूएस विल नॉट लाइक टर्की एंटरिंग इनटू पाकिस्तान। इस वजह से भी वो बालूचिस्तान के अंदर एंटर नहीं करना चाहते, इस वजह से भी वो इस प्रोजेक्ट के ऊपर एंटर नहीं करना चाहते।
अब कुल मिला जुला करके कुल जमा बात अगर हम देखें तो पूरी डायनेमिक्स जो है वो पूरी तरीके से मतलब इंडियन ओशन रीजन की चेंज हो रही है। और जिसके बाद इंडिया और यूएस के जब से रिलेशंस ख़राब हुए हैं उसके बाद अगर हम देखें तो ये टर्की को एक बहुत अच्छा मौका मिला है इस पूरी रीजन में घुसने के लिए। अब सवाल खड़ा होता है इंडिया के लिए तीनों कंट्रीज से रिलेटेड। देखिए यूएस जो है, यूएस के हालत ऐसी है कि यूएस को अगर हम सब भरोसा करते हैं, सपोर्ट देते हैं, तो यूएस एक्सटर्नल इंटरवेंशन करेगा हमारे मैटर्स में। जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैटर है उसमें यूएस घुसने की कोशिश करेगा। जिस तरीके का ट्रम्प ने अपना रवैया दिखाया वो हम होने नहीं दे सकते। चाइना के ऊपर आप ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर सकते क्योंकि चाइना के अपने इंटरेस्ट जो है वो इस रीजन में है, और चाइना जो है वो भारत में भी इंटरेस्ट रखता है, तो इसलिए चाइना पर आप कोई फोकस नहीं कर सकते। तीसरा बचता है टर्की। टर्की ने लगातार एंटी इंडिया जो है अपना इंस्टांस दिखाया है, पाकिस्तान को ड्रोन्स देने से लेकर के हर उस कंट्री को सपोर्ट करना, बांग्लादेश हो गया, मालदीव्स हो गया, जो एंटी इंडिया है। तो टर्की के आने से भी एक बहुत ही मतलब ऐसी कंडीशन वहाँ पर इस पूरे रीजन के अंदर क्रिएट हो जाएगी, और भारत कहीं ना कहीं एक बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन में इस समय पर है कि वो इंडियन ओशन रीजन में किस को अपना पार्टनर बनाए। लेट्स सी इंडिया का क्या इस पर स्टांस रहता है। ये पूरा चेंजिंग डायनेमिक्स है इंडियन ओशन रीजन के लिए। आई होप आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी, ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।